नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। हमने एक शाम चिरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। हम भी अंजाम की परवाह नहीं करते यारों, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। बेबागी से अपनी बात कहते जाने का हुनर वो बखूबी जानती हैं। जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की कायल वो हमेशा से रहीं। समर्थ कथा लेखिका और उपन्यासकार मैत्री पुष्पा हैं हमारी आज की मेहमान। अलीगढ़ जिले के छोटे से गांव सिकर्रा में जन्मी मैत्री पुष्पा की आरंभिक शिक्षा झांसी के खिल्ली गांव में हुई। हिंदी साहित्य में एमए बुंदेलखंड कॉलेज झांसी से किया, लेकिन लिखने की शुरुआत कब कैसे होती है ये कहना मुश्किल है। जिंदगी में जिन तकलीफों से दो चार हुई, जो गरीबी अकेलापन देखा अपनी माँ को हर पल जद्दोजहद करते, वो तमाम बातें कहीं जहन में नक्श हो गईं। लिखने का सलीका आया तो ये तमाम दर्द हर्फ बनकर कागज पर उतरने लगे। लेकिन ये कहानियां कम आप बीती ज्यादा थी। मैत्री पुष्पा की माँ, उनकी कहानियों और उपन्यासों के किरदार भी बखूबी झलकती हैं। औरत की बात, उसकी आजादी, उसकी अपनी पहचान को लेकर मैत्री पुष्पा ने जब बेबाकी से लिखा तो समाज से विरोध के स्वर भी उठे, क्योंकि उनके कलम से उपजी औरत घर से निकलकर अपने सपने खुद देखती है, अपनी नियति खुद बनाने के लिए कोशिश करती है और अपने को साबित करने के लिए जद्दोजहद भी करती है। स्त्री विमर्श में उनकी लिखी तब्दील निगाहें, खुली खिड़कियां, आवाज, चर्चा हमारा इस बात को और स्पष्ट कर जाती है। मैत्री पुष्पा की प्रमुख साहित्यिक कृतियों में शामिल है स्मृति दंश, चाक, अलमा कबूतरी, बेतवा बहती रही, गुनाह बेगुनाह, इदन्नम्मम जैसे बेशुमार उपन्यास। कहानी संग्रह की बात करें तो फाइटर की डायरी, लालमनिया, चिनार, कोमा हस्ती है जैसी बेहिसाब यादगार कहानियां सारे फहरिस्त हैं। अपनी आत्मकथा गुड़िया भीतर गुड़िया कस्तूरी कुंडल बसे की वजह से भी वो खासी चर्चा में रही। अपने सफर में उनकी तीनों बेटियां उनकी मजबूत ढाल बनी और साहित्य जगत की कुछ ऐसी हस्तियां उनके साथ हमेशा रही जो उन्हें निरंतर लिखने के लिए प्रोत्साहित करती रही। कलम की धनी मैत्री पुष्पा को उनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए बेशुमार अवार्ड से नवाजा जा चुका है। बहुत बहुत स्वागत मैत्री जी प्रोग्राम शख्सियत में। बहुत 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 शुक्रिया आने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है। शुरुआत आप ही के अपने गांव से करते हैं। बुंदेलखंड में आपका जिसे कहते हैं ना शुरुआती दिन बीते, एक अल्हड़, एक मस्त मौला जिंदगी आपने जी। याद करना चाहेंगे उस जिंदगी को और ख़ास तौर से अपने माता पिता को भी आज शख्सियत में? माता पिता को सभी याद करते हैं, लेकिन मेरे साथ एक दुर्घटना रही कि मैंने पिता को देखा नहीं है। मेरी उम्र 1.5 साल की थी तभी वो स्वर्गवासी हो गए। मैंने तो माँ को ही देखा है, पिता के रूप में भी और माँ के रूप में भी। तो और माँ भी ज़्यादा पास नहीं रही हैं, मैं दूसरों के ही पास रही हूँ ज़्यादातर। उस दौरान बस फर्क ये था कि लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ती नहीं थी और गांव की लड़की, मैं एक गांव में ही मेरा जन्म हुआ और उसके बाद मैं झांसी जिले के गांव में ही चली गई। तो लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। प्राइमरी तक पढ़ सकती थी, अगर गांव में मिडिल स्कूल है 8वीं तक है तो वहाँ तक पढ़ सकती थी, आगे नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि मेरी माँ पढ़ाई के शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित थी, हालांकि गांव की थी, लेकिन वो चाहती थी मेरी लड़की पढ़े। मैं उनकी अकेली संतान थी क्योंकि पिता तो रहे नहीं थे।
कोई भाई बहन नहीं था, लेकिन उन्होंने, उनका एक शायद संकल्प था ये, तो उन्हें पढ़ाने की एक, खुद भी पढ़ी विधवा होने के बाद और मुझे भी पढ़ाया। मुझे पढ़ाई समीना अच्छी नहीं लगती थी बिल्कुल नहीं। अच्छा। हाँ, सारी लड़कियां गांव में रहती थी और मुझे जाना पड़ता था गांव से लगभग तो 6 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और इसी बात पे माँ मुझे बुरी भी लगती थी कई बार कि सबकी अम्मा तो ऐसी हैं कि घर में ही रहती हैं उनकी लड़कियां, मेरी माँ मुझे क्यों भेजती है पढ़ने। पढ़ते पढ़ते मैं 11th में आ गई, 11वीं क्लास में। 11वीं क्लास का शायद इम्तिहान दे रही थी, उम्र 14.5 साल रही होगी, मैंने जल्दी हाई स्कूल कर लिया था। तो मुझे एक प्रेम पत्र मिला समीना। अच्छा, क्या बात है, वो पहला प्रेम पत्र रहा। मिला, है ना। तो जैसे होता है लड़की को कोई प्रेम पत्र मिले तो वो डरती है, झिझकती है, क्या क्या मतलब क्या क्या भाव आते हैं। थोड़ा सा मुझे भी लगा कि लड़के की चिट्ठी है ये, और थोड़े मेरे हाथ भी थोड़े थरथराए उसे लेते, लेकिन वो प्रेम पत्र कविता में था। अच्छा। वो ऐसे नहीं था, सादा नहीं था, कविता में था, और उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं थी जो प्रेम को डायरेक्ट तुमको संबोधित हो, ऐसा भी नहीं था कुछ, लेकिन बहुत सुंदर प्रेम कविता थी वो। नाम जरूर मेरा लिखा हुआ था ऊपर, है ना। होली का टाइम था तो उसमें अबीर गुलाल जो होता है उसके लिए भी लिखा था कि सादर अबीर, है ना। पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। लड़कियां जो कहती हैं ना, हमारे यहाँ, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि हमें नहीं अच्छा लगा, अरे उसने ऐसे भेज दिया, ऐसा होता नहीं है समीना, अच्छा लगता है। अच्छा लगता लड़कियां डर के मारे झूठ बोल देती हैं। अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन 1 घंटे बाद ही मुझे लगा कि लड़का कविता लिख सकता है तो मैं क्यों नहीं लिख सकती। मैं इस घटना को इसलिए बता रही हूँ कि जो साहित्यकार के रूप में तुमने मुझे यहाँ बिठा रखा है, बीज वहीं से पड़ा था। शुरुआत आपकी कविताओं से होती है। हाँ। फिर स्त्री विमर्श कैसे आ जाता है, और फिर उसमें आप एक से बढ़कर एक कहानियां और उपन्यास लिख जाती हैं। जो मैंने कविता की बात की है, रूमानियत की कविता मैंने पढ़ी हैं, और मैंने बहुत फिर लाइब्रेरी में से निकाल के पढ़ी, वो एक शौक लग जाता है, या हमारी रुचियां होती हैं ऐसी। लेकिन समीना, जिंदगी तो दूसरी जी थी। जिंदगी खाली रोमान में ही गुजरी हो ऐसा तो कुछ नहीं है। जिंदगी तो बहुत कठिनाई में जी है, और मैं उन स्त्रियों को भी देख रही थी जो मेरे आसपास थी, जो बड़ी बदहाल, परेशान हैं, और हमारी समाज की मारी हुई, उनमें ही तो मैं भी थी, उनमें उन्हीं का हिस्सा एक मैं थी। तो गांव में जो है निष्कवच औरत है, वहाँ कोई उसके ऊपर कोई सुविधा नहीं, साधन नहीं, कोई ये चीज़ें नहीं, थाने नहीं, तहसील नहीं, कहाँ जाए। गांव से स्त्री तो जा भी नहीं सकती है, तो वो निष्कवच होके ही, मतलब क्या कहना चाहिए, वो अपनी लड़ाई लड़ती है। और इसलिए मुझे समीना ये लगा, जो मैंने अपने उपन्यासों में जैसी औरत चित्रित किया, कि जब कुछ नहीं, ऐसी सहायताएं हमारे पास नहीं होती तो औरत ज़्यादा साहसी हो जाती है, क्योंकि उसे ही करना है, नियति है, उसे ही सारा कुछ करना है। तो वो बहुत साहस के साथ आती है, और वो जान हथेली पे लेके सामने आती है, वो सिर से कफन बांध के आती है। इसलिए मुझे, तुम ताजुब करोगी कि मुझे शहर से ज़्यादा गांव में बहुत साहसी महिलाएं दिखाई दी। वैसे मैं एक बात अभी मेरे जहन में, जब आप कह रही थी ना, जब आपने लिखना शुरू किया तो पहली चीज़ आपकी कहाँ, कब, कैसे छपी, वो मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा, पहली चीज़ तो मेरे ख्याल में कोई भाग्यशाली होता होगा जिसकी छपती होगी। मेरी भी नहीं छपी थी। मैंने साप्ताहिक हिंदुस्तान में कोशिश की थी देने की, और दे भी आई थी, है ना। जबकि मैंने दिल्ली में रास्ते भी नहीं देखे थे, कैसे कैसे गई थी मैं 25 साल घर में रही थी, उसके बाद गई थी, लेकिन वो नहीं छपी तो कोई बात नहीं, मैंने एक और लिखी समीना, वो भी नहीं छपी, है ना। फिर मैंने एक और लिखी। मेरा कहने का मतलब है कि जो रचनाकार हमारे हैं, नए आते हैं, कि नहीं छपती हैं तो निराश हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए निराश। मैंने फिर लिखी तीसरी, वो छप गई तो खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, इतनी
कि महीनों तो मैंने वो जो चित्र बना था उस पे हाँ। स्त्री का चित्र, वो महीनों मैंने टटोल टटोल के देखा। क्या बात है। हाँ हाँ, वो आपको एक इंस्पिरेशन देता रहा, बिल्कुल, प्रेरणा मुझे- देता रहा। मुझे मेरा पात्र, मेरी संतान, मेरी औलाद, मेरी रचना जो कुछ है वो लग रहा था, है ना? तो लेकिन समीना, वो जो 2 कहानी रिजेक्ट हुई वो मैंने अपने पास रख ली और मैंने फिर उन्हें 2-3 साल बाद उठाया। अच्छा। तो एक कहानी जो पहली थी उस पे इदन्नमम हुआ, हाँ। और दूसरी कहानी उठाई तो चाक हुआ। वाह, और दोनों ने अच्छी चर्चाएं बहुत बटोरी। बहुत जबरदस्त। मैत्री जी, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के सफर को देखा है। मैं चाहूंगी आप उनकी राय सुनिए और फिर अपनी राय से हमें नवाजिए। आइए देखते हैं। मैत्रेयी पुष्पा को मैं कई वर्षों से जानता हूँ, एक निर्भीक स्वतंत्र चेता लेखिका के रूप में। उन्होंने स्त्री की स्थिति को लेकर, उसकी हैसियत को लेकर, हमारे समाज में उसकी विडंबनाओं को लेकर बहुत ही मार्मिकता और निर्भीकता से लिखा है। एक बार वो मुझे अपने बुंदेलखंड ले गई थी। वहाँ के जीवन में वो इतनी रसी बसी हैं और उनके भाई और संबंधी और परिवारजन सब वहाँ बहुत आदर से देखे जाते हैं, बड़े रसूख वाले लोग हैं। और उन सब में मैत्रेयी पुष्पा को देखना थोड़ा विचित्र भी लगता था कि इस परिस्थिति से एक ऐसी स्वतंत्र चेता निर्भीक स्त्री निकल सकती है। और दूसरी तरफ ये देखना भी अच्छा था कि यहीं से वो बुंदेलखंड की एक जो ज़िद होती है, बुंदेलखंडियों की जो थोड़ी एक अकड़ होती है, वो भी मैत्रेयी पुष्पा में है। लेकिन वो अकड़ जो दूसरों के स्वाभिमान के आड़े नहीं आती। अब मैं उनके लेखकीय जीवन और भौतिक जीवन दोनों की दीर्घजीवी होने की शुभकामना करता हूँ। मैत्रेयी पुष्पा को मैं सन 2000 से जानता हूँ। लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें उनको सम्मान दिया गया था। और उस समय मैत्रेयी पुष्पा साहित्य के जगत में इस तरह से आई थी जैसे उनके पहले का सारा लेखन धूमिल हो गया है। और उन्होंने एक ऐसा काम करके दिखा दिया है जिसकी कल्पना प्रायः स्त्री से नहीं होती। मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी माँ से जो सीखा उसको उन्होंने अपनी आत्मकथा में व्यक्त किया है। लेकिन मैत्रेयी पुष्पा की रचना जिन तत्वों से हुई है, संभवतः हिंदी साहित्य में वे अकेली ऐसी लेखिका हैं जिन्होंने इतने बड़े खतरे उठा करके अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और जिस सच्चाई के साथ कहा है वो सच्चाई महान है। दुष्यंत ने कहा है ना कि गज़ब है सच को सच कहते नहीं, वे कुरान उपनिषद खोले हुए हैं। इसलिए सच को मैत्रेयी ने सच की तरह कहा है और इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा है। इदन्नमम का प्रकाशन हिंदी कथा साहित्य में एक बहुत बड़ी घटना है और आप यूँ समझिए कि वहाँ से हिंदी कथा साहित्य एक नया अवतार लेता है। मैत्रेयी जी मुझसे बड़ी हैं, मैं उनको दीदी कहता हूँ। मैं उनको शुभकामनाएं क्या दूँ, बस ये चाहता हूँ कि वे इसी तरह से लिखती रहें। क्या कहना चाहेंगी मैत्री जी इन लोगों के लिए? क्या कहूँ। उन्होंने जिस तरह से मैंने पता नहीं कितनी मेहनत की है कितनी नहीं की, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको देखा है। ऐसा भी तो हो तो बहुत अच्छा है एक लेखन के लिए, लेखिका के लिए। स्त्रियों को अक्सर ही जो किसी भी फील्ड में हो थोड़ा दोयम दर्जे पे ही देखा जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो पा रहा। तो ये मैं सोचती हूँ कि मेरे जो गांव की मिट्टी मेरे साथ आई और जिस पे मैंने कुछ अक्षर और शब्द लिख दिए, उन्हीं का करिश्मा लगता है मुझे कि सब लोग इतने बड़े बड़े लोग मेरे साथ हुए। लेकिन जो एक बात मैं आपसे इन्हीं जो राय रही उसी से पूछना चाहूँगी, सच कहने की हिम्मत रखना कितनी बड़ी बात है। और यकीनन जैसे कि उन्होंने कहा कि आपने सच कहा और सच कहने से आप कभी झिझकी नहीं, डरी नहीं, ये भी नहीं सोचा कि उसका असर क्या होगा। हर सच बोलने के बाद मतलब झूठ बोलने के लिए मजबूर किया जाता है कि नहीं जो तुमने कह दिया है सच्ची बात, इसे नकार दो, इसे कहो कि नहीं ऐसा नहीं था, हम तो बोल गए होंगे ऐसे या लिख गए होंगे ऐसे। ऐसा कहीं होता है? मैं ये नहीं कह रही कि मैंने जानबूझ के ये सब किया, हो सकता है मेरा स्वभाव ही ऐसा हो। मैं ये नहीं कि लिख के मैं जो हूँ बेईमानी नहीं करना चाहती दूसरों के साथ या ये है, ऐसा नहीं। मैं अपने साथ बेईमानी नहीं कर पाती कि मैं जो है
वो है। मैं जैसी हूँ वो आपके सामने है, मैं जो लिख रही हूँ वो आपके सामने है। मैंने ऐसी स्त्रियां देखी हैं, ऐसी स्त्रियां मेरे जीवन में आई हैं, मेरे जीवन में खुद ऐसा हुआ है, मैंने सब कुछ खोल के रख दिया। हाँ, परिवार था मेरे साथ, बहुत कुछ ऊंच नीच होती है, ये भी लगा था एक बार को, आखिर तो हम मनुष्य ही हैं, कि हो सकता है गृहस्थी भी टूट जाएगी, क्योंकि मेरे साथ दूसरा आदमी बंधा हुआ है, कुछ बच्चे भी हैं, बच्चों की अपनी जिंदगी है, ये भी बिखर सकता है, लेकिन सच के लिए समझौता करना मेरे लिए मुश्किल है। पर अगर औरत की सही परिभाषा मैं आपसे पूछूं तो क्या है? स्त्री की परिभाषा अलग से क्यों होनी चाहिए? एक मनुष्य की परिभाषा होती है, वो स्त्री की परिभाषा है। और जो हमारे यहाँ, लेकिन आज भी स्त्री और पुरुष आज भी बहुत सी जगहों पर दो अलग अलग परिभाषाओं में तो बंधे हुए हैं। बांधे गए हैं, बंधे नहीं, बांधे गए हैं। कुछ चीज़ें रोक दी गई हैं स्त्री के लिए, कुछ चीज़ें खोल दी गई हैं पुरुष के लिए। यह भेदभाव है ना। अपना फैसला लेना स्त्री को नहीं दिया गया, वो हकदारी नहीं दी गई कि आप अपना फैसला ले सकती हैं, आपके लिए दूसरे लोग फैसला लेंगे। सबसे पहले तो इसी पे वो जो है, इसी को मेरे ख्याल में वो करना चाहिए, फलांगना चाहिए, इसी को गिराना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का, हमारी ज़िंदगी का फैसला कोई और क्यों लेगा, है ना। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य की तरह जानते हैं। एक और मुझे शिकायत रही हमेशा, जो मैंने अपने उपन्यासों में जिसको ओपन कर दिया, खोल दिया, कि हमारी बुद्धि विवेक पे आपको भरोसा क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो रहने दीजिए, हम अपनी बुद्धि विवेक से ही तो चलेंगे। हमें कब क्या करना है वो स्त्री खुद भी फैसला लेती है। ठीक है, उसको वहाँ हिंसाएं भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं, वहाँ अन्याय भी बहुत होते हैं, नाइंसाफ़ी, लेकिन वहाँ साहस भी बहुत होते हैं। तो स्त्री लेती है, फैसला लेती है, नहीं मैं ये करूँगी। खासकर श्रमशील जातियाँ जितनी होती हैं उनमें अपना फैसला लेने का दम बहुत होता है। लेकिन हमारे जो शहर वाले, अब हमारे साहित्य को तो शहर वाले उसका निरीक्षण कर रहे थे तो, और वही हमें नंबर दे रहे थे, तो नंबरों में विवाद ही विवाद आ गए। तो कई बार मैंने सोचा मैंने गलत लिख दिया क्या, लेकिन ऐसा ही तो होता है। ये स्त्रियां आपस में बहुत कुछ कहती हैं, मैंने वही सब देखा है। मैंने स्त्रियों का पूरा समाज देखा है कि वो आपस में क्या क्या कहती हैं। वो अपने पति से नहीं कहेंगी, अपने बेटे से नहीं कहेंगी, अपने पिता से नहीं कहेंगी, वो अपनी माँ से कहेंगी, अपनी बहन से कहेंगी, अपनी सहेली से कहेंगी। आपके कुछ और अपने मैत्री जी जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए। मैंने अपनी माँ को हमेशा से, जब से जाना है, तो मेरी जो पहली मेमोरी है उनके बारे में वो ये थी कि जब मैं सोकर उठती थी तो मैं हमेशा देखती थी वो खिड़की के बाहर कुछ देख रही होती थी आसमान में। और जब और माएँ बाहर निकल के बातें वगैरह कर रही होती थी तो मेरी माँ हमेशा कुछ अपने आप सोचती रहती थी, हमेशा एक गहन सोच में रहती थी वो। और तभी से मैं जानती थी कि वो साधारण औरत या साधारण माँ नहीं है। उनके मन में कई प्रश्न घुमड़ते रहते थे और हमेशा वो हमारे पीछे पड़ी रहती थी पढ़ाई को लेकर। जब हमारी नई किताबें आती थी तो हमसे पहले वो पढ़ती थी उन किताबों को और फिर हमें बैठ के पढ़ाती थी। हमारे बारे में सोचती थी, अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं। और जब पहले मेरी बड़ी वाली बहन थी वो डॉक्टर बनी, फिर बीच वाली, और फिर जब मैं भी एम्स में आ गई 18 साल की होकर और एम्स में मैंने प्रवेश लिया, तब मेरी मम्मी ने पहली बार एक कलम उठाई, पहली बार कागज़ उठाया और फिर लिखना शुरू करा। और मैं हमेशा चाहूँगी कि मेरी मम्मी की बहुत लंबी आयु हो, इस तरह वो हमेशा गाइड करती रहें और हमेशा हमारे बारे में सोचती रहें और हमारे अलावा सबके बारे में सोचें। जिस तरह उनके जो आइडियाज़ हैं, जिस तरह से वो गाइड करती हैं विमेन को और कई मेन को भी, जिस तरह से वो बोलती हैं कि सच बोलो और हमेशा सही काम करो, मैं चाहती हूँ वो हमेशा ही गाइड करती रहें। मैत्रेयी जी से मुलाकात लगभग जभी से है जब से मैत्रेयी जी लिखना शुरू कर रही थी। और हमें लगता है कि मैत्रेयी जी एक मजबूती के साथ जिस तरह से हम लोगों के रिश्ते हैं, एक लेखक प्रकाशक का संबंध है, वो बहुत ही बखूबी, बहुत ही स्नेह के साथ वो निभाती हैं। अभी मैत्रेयी जी की किताब एक गुनाह बेगुनाह आई है,
वो एक अलग तरह की किताब है जो जिसके मतलब जो पुराने मैत्रेयी जी के पुराने पात्रों को लेकर के ही नई किताब है, जो वो पात्र जीवन में किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से उन अपने संघर्षों से आगे बढ़े हैं। मैत्रेयी जी की सारी किताबें एक अलग अलग ढंग की किताबें हैं जो अलग अलग परिवेश को, अलग अलग वर्ग के लोगों की कहानियों को हमारे सामने रखती हैं। मैं मैत्रेयी जी कामना करता हूँ कि मैत्रेयी जी स्वस्थ रहते हुए अच्छा लेखन करते हुए दीर्घायु हों। क्या कहना चाहेंगी? अच्छा लगता है ना जब नहीं, लोग हमारे प्रकाशक हैं, अगर ऐसा सोचते हैं और इन रचनाओं का ऐसे स्वागत करते हैं तो अच्छा तो लगता ही है। अच्छा लगता है समीना, और आगे के लिए ऊर्जा भी मिलती है, बिल्कुल, है ना, ऊर्जा मिलती है और आगे के लिए चुनौती भी दे रहे हैं मुझे। वैसे देखा जाए तो आपने भी, अगर एक बेटी, एक माँ, फिर एक पत्नी और फिर एक लेखिका, और हम जैसों के लिए एक रोशन मिसाल जिसे कहते हैं, बहुत से किरदार आपने निभाए। कौन सा किरदार आपको बेहद अपने लिए पसंद आता है? अपने लिए आप एक अच्छी बेटी रही, एक अच्छी पत्नी रही, एक अच्छी माँ रही, एक अच्छी लेखिका तो है। कौन सा एक किरदार जो आपको बेहद पसंद है अपना? मैत्रेयी पुष्पा ही पसंद है। क्योंकि उसमें तो ठीक है, पत्नी रही तो घर के लिए, पति के लिए जो भी कुछ किया हो या अपने लिए भी किया हो, माँ रही तो बच्चों के लिए किया, बेटी रही तो माँ के लिए जो भी जैसी बेटी रही होंगी। लेकिन मैत्रेयी पुष्पा बन के तो मैं पूरे देश की क्या कहना चाहिए, सब कुछ हो गई है ना। बहुत नज़दीक हो गई, लड़कियों के, स्त्रियों के, पुरुषों के, सबके, अपने पाठकों के बहुत नज़दीक हो गई है। एक तो समीना ये सुविधाएं, ये आराम, ये सुरक्षाएं हमें रोक देती हैं। हमें तो आगे जाना ही जाना है। मैं कहती हूँ जो आज की लड़कियां हैं ना समीना, जो आज की लड़कियां हैं, देखो सड़कों पे क्या क्या हो रहा है, घरों में क्या क्या हो रहा है, इधर उधर क्या क्या हो रहा है। जहाँ बाहर निकलती हैं वहाँ उनके लिए खतरे ही खतरे, इतनी दुर्घटनाएं, बलात्कार, फलाना ठिकाने, दुनिया भर का हो रहा है। लड़कियाँ तो नहीं रुकी। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है जो मेरे पास आती हैं और कई बार ये भी कहती हैं कि मैम हमने इसलिए नहीं ये विषय चुना कि हमें तो PhD करनी थी या MPhil का, मैम हमें हिम्मत मिलती है। ये उनकी सबसे बड़ी बात होती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि लड़कियों में हिम्मत आई है। हिम्मत, हौसला बहुत मुश्किल से आता है, बहुत मुश्किल से। हम पीछे तो हम बड़े आराम से चले जाते हैं, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आप भी देखा जाए तो आपकी भी 3 बेटियां हैं। उन 3 बेटियों के ही मुतालिक अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप, जैसे आप लिखती हैं बहुत आज़ाद सोच के साथ, निर्भीक, स्वतंत्र और अपनी मर्जी करना, क्या अपनी बेटियों को आप वो धरातल दे पाई? खुल के ये बात कहूँगी कि हमारे घर में जो क्या कहना चाहिए, जो चीज़ें निभाते हैं, जो निभाने वाली होती है ना, वो मेरे पति निभा देते हैं या दामाद भी निभा देते हैं। मेरी लड़कियां बहुत मजबूत ज़मीन पर खड़ी हुई हैं। वो अपने निर्णय खुद लेती हैं कि जब वो विवेकपूर्ण फैसले नहीं लेंगी तो मैं ही उनके साथ नहीं होंगी, है ना। लेकिन हम 3 वो हैं, एक मैं हूँ, 4 हैं हम। तो ठीक है। पति के सहयोग को आप कैसे देखती हैं? अपने लिए पति के सहयोग को आप कैसे देखती हैं? देखो समीना, पहले कोई सहयोग वयोग नहीं देना चाहता, सीधी बात है, साफ बात है ना। फिर धीरे धीरे तुम उसमें चलते जाओ, उसकी इतनी परवाह मत करो। मेरे ख्याल में तो मैं बहुत स्त्रियों के घर में होगा कि जो वो लोग नहीं चाहते हैं वो करना चाहती हैं, है ना। तो उसको किसी कलह कांटे में तुम समय को बर्बाद मत करो। ठीक है, जो कह रहा है उसकी भी सुन लो, लेकिन अपने रास्ते चलते चलो, है ना। जो चलेगा वो पहुंचेगा। वही रास्ता मैंने भी अपनाया था। तो ठीक है, धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत असहयोग था वो सहयोग में बदलने लगा। अब तो हाँ, वो है, ये है। मैं चलते चलते आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, जैसे आपके मिजाज के मुतालिक ये भी है कि आपको रोमानियत भी बहुत पसंद रही। रोमांटिक सॉन्ग्स भी कहीं ना कहीं आपने गुनगुनाए होंगे। तो कोई एक गीत जो आप हमारी ऑडियंस के लिए अपनी पसंद का बताना चाहें?
मुझे अब मेरी उम्र को लेके तो लोगों को शायद अजीब लगेगा, लेकिन मेरे अंदर अभी भी वो 18 साल की लड़की जीवित है। हाँ, जो ये गाना पसंद करती है, वो है ना, दीवाना मस्ताना हुआ दिल, जाने कहाँ हो के बाहर आई। दीवाना मस्ताना हुआ दिल, जाने कहाँ हो के बाहर आई। दीवाना मस्ताना हुआ दिल, जाने कहाँ हो के बाहर आई। मैत्री जी, आज आप शख्सियत में तशरीफ लाई, आपका बेहद शुक्रिया। सुमीना, खुश रहो। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। ऐसे ही खूबसूरत सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।